हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अविनाश आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में जो राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं हैं उसके बारे में बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने जो विभिन्न मेजरमेंट हैं उसके बारे में डिस्कस या चर्चा की थी। और हमने देखा था कि कैसे हम जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी इत्यादि की गणना करते हैं और कैसे मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में हम कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा आज कुछ अन्य प्रमुख अवधारणाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली राष्ट्रीय आय की जो एक प्रमुख अवधारणा है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वह है निजी आय। तो निजी आय के बारे में आज हम जानेंगे। तो निजी आय से अभिप्राय उस आय से होता है जो निजी क्षेत्र के लोगों को किसी भी स्रोत से प्राप्त होती है। तो इसके अंतर्गत हम जो लोगों को जो मजदूरी प्राप्त होती है, वेतन प्राप्त होता है, किराया, ब्याज, लाभ, मिश्रित आय इत्यादि जैसी राशि को सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो गैर आय भुगतान है, अर्थात ऐसी इनकम जो कि लोगों को उनकी जो उत्पादन में सेवाओं के बदले प्राप्त नहीं होती बल्कि सरकार के माध्यम से एक सहायता के रूप में उनको प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत उदाहरण के लिए हम पेंशन या बेरोजगारी भत्ता रख सकते हैं। तो उसको भी हम पर्सनल इनकम में शामिल करते हैं। इसके अलावा जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है उसको भी हम पर्सनल इनकम में ही शामिल करते हैं। तो निजी आय का अगर हम इसका इक्वेशन देखें तो निजी आय बराबर निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय प्लस सरकार से चालू हस्तांतरण अर्थात ट्रांसफर पेमेंट्स प्लस शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण प्लस शेष राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज। तो हमने देखा कि निजी आय को कैलकुलेट करते समय हम किन किन मदों को इसमें शामिल करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम क्षेत्रों के बारे में बात करें तो अर्थव्यवस्था में मूल रूप से या आज की क्लास की सुविधा की दृष्टि से हम जानते हैं कि इसमें दो प्रकार के क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरा निजी क्षेत्र। तो जब हम निजी आय की गणना करते हैं तो निजी क्षेत्र में जो इकाइयां कार्य कर रही होती हैं केवल उन्हीं के द्वारा जो आय उनको प्राप्त होती है आर्थिक गतिविधियों के फलस्वरूप, तो उन्हीं की आय को केवल हम निजी आय में शामिल करते हैं। इसके अलावा इसमें जो एक कॉन्सेप्ट है राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, तो इसका आशय यह है कि जो सरकारें होती हैं वह लोगों से जो है उधार लेती हैं या लोगों से ऋण लेती हैं, तो उन ऋणों पर सरकार को समय समय पर ब्याज चुकाना पड़ता है। तो इन ब्याज के माध्यम से जो लोगों को आय प्राप्त होती है, तो निजी आय की गणना करते समय इस आय को भी हम उसमें शामिल करते हैं। तो हम बात अब जब हम निजी आय को समझ लिए तो हम अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय और निजी आय में अंतर क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की आयों को शामिल किया जाता है, जबकि निजी आय में केवल निजी क्षेत्र की आय को ही सम्मिलित किया जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण जो भुगतान होते हैं अर्थात जो ट्रांसफर पेमेंट, जिसको हम पेंशन और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के रूप में जानते हैं, बेरोजगारी भत्ते के रूप में देखते हैं, तो उसको शामिल नहीं किया जाता है। जबकि निजी आय में जो हस्तांतरण आय है उसको भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं कि किसी व्यक्ति को या लोगों को जो समस्त स्रोत हैं, सभी स्रोतों से जो प्राप्त होने वाली आय है उसको ही हम निजी आय कहते हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें जो राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज दिया जाता है उसको भी शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन निजी आय में जो सरकारों द्वारा लोगों से लोन लिया जाता है, पब्लिक डेट लिया जाता है, उस पर जो लोगों को फिर इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है उसको शामिल राष्ट्रीय आय में नहीं किया जाता है, लेकिन निजी आय में उस इंटरेस्ट पेमेंट को शामिल किया जाता है। अब दूसरी एक अवधारणा इसी से जुड़ी हुई है जिसको कि हम व्यक्तिगत या वैयक्तिक आय अर्थात पर्सनल इनकम कहते हैं। तो इसको हम पहले समझ लें कि वैयक्तिक या व्यक्तिगत आय होती क्या है। तो आय को अगर हम देखें, किसी देश में जो लोगों को आय प्राप्त होती है अगर उसको हम देखें तो हम यह समझ सकते हैं कि उनको जो आय प्राप्त होती है उनको उत्पादन की प्रक्रिया में जो उनके द्वारा योगदान दिया जा रहा है उसके परिणाम स्वरूप ही उनको रिटर्न प्राप्त हो रहा है। अर्थात जो भी लोगों को आय प्राप्त हो रही है तो उनको उत्पादन की प्रक्रिया में जो उनका जो रिटर्न है वह उसके माध्यम से उनको आय प्राप्त होती है। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि जो लोगों के द्वारा जो आय निर्मित की जाती है, जो इनकम अर्निंग की जाती है,
तो वह समस्त अर्निंग उनके पास उपलब्ध नहीं होती है, उनको एक्सपेंडिचर के लिए, खर्चे के लिए उपलब्ध नहीं होती है। उसका कुछ हिस्सा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय राष्ट्रीय आय में से अनेक कटौतियों के रूप में काट लिया जाता है। और इसके अलावा लोगों को कुछ ऐसी भी आय प्राप्त होती हैं जिसके लिए ऐसी भी आय प्राप्त होती है जो कि उनको किसी उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के परिणाम स्वरूप नहीं प्राप्त होती, जिसको कि हम अंतरण भुगतान के रूप में देखते हैं। तो और व्यक्तिगत आय की गणना करते समय हम जो है राष्ट्रीय आय में ऐसी सभी राशियों को घटा देते हैं या ऐसी आय को घटा देते हैं जो वास्तव में लोगों के द्वारा अर्न तो की जाती हैं लेकिन उनके पास वो उपलब्ध नहीं होती। तो ऐसी मदों को हम राष्ट्रीय आय में से घटा देते हैं। और इसके बाद जो ऐसी आय होती है जो लोगों के द्वारा अर्न नहीं होती लेकिन फिर भी उन्हें प्राप्त होती है, तो उसको हम जोड़ देते हैं। तो हम अगर इसका इक्वेशन देखें तो व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस निगम कर माइनस अवितरित व्यावसायिक लाभ माइनस सामाजिक सुरक्षा अंशदान प्लस अंतरण भुगतान। तो यह जितनी भी जो निगम कर है, अवितरित व्यावसायिक लाभ है, सामाजिक सुरक्षा अंशदान है, तो यह सब ऐसी कटौतियां हैं या उनकी आय का जो लोगों के द्वारा जो आय प्राप्त होती है तो उनकी आय का वह हिस्सा है जो कि वो अर्न तो करते हैं लेकिन उनके पास वो उपलब्ध नहीं होती है। इसके अलावा जो अंतरण भुगतान है अर्थात जो ट्रांसफ़र पेमेंट, जिसके अंतर्गत हमने पेंशन और बेरोजगारी भत्ता इत्यादि को हम शामिल करते हैं, तो वो जो लोगों को जो भुगतान होता है वह लोग अपनी सेवाओं के बदले प्राप्त नहीं करते बल्कि उनको सरकारी सहायता के रूप में यह आय प्राप्त होती है। इसलिए व्यक्तिगत आय की गणना करते समय अंतरण भुगतान को हम राष्ट्रीय आय में जोड़ देते हैं। अब जो 2-3 शब्द इसमें आए जो आपके लिए हो सकता है कंफ्यूजिंग हो, तो उसको हम थोड़ा डिटेल में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें निगम कर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो निगम कर होता है वह व्यापारिक निगमों के लाभ पर सरकार द्वारा लगाया जाता है, अर्थात जो सरकारी जो कॉरपोरेशंस होते हैं, जो निगम होते हैं, उनके लाभ का कुछ हिस्सा जो सरकार होती है वह निगम कर के रूप में उनसे वसूल लेती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो निगम होते हैं, कॉरपोरेशंस होते हैं, वह अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा या अपने प्रॉफिट में से जो उस निगम या उस कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं उन शेयर होल्डर्स के बीच में कुछ अपने लाभ का कुछ हिस्सा उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, अर्थात वितरित करना पड़ता है। लेकिन अब जब सरकार द्वारा निगम कर के रूप में उनके जो निगम का जो लाभ है उसमें से लाभ का कुछ हिस्सा सरकार ले रही है, तो जो उसके अंशधारक हैं उस कंपनी के उन अंशधारकों को या शेयर होल्डर्स को वह राशि प्राप्त नहीं होती है। इसलिए जो निगम कर होते हैं उस अमाउंट को राष्ट्रीय आय में से घटा दिया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा इसमें टर्म एक आया था जिसको हम निगमों को अवितरित आय जो कहते हैं, तो हम यह भी जानते हैं कि जो निगम होते हैं वह अपने आय का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट ना करके उसको पुनः उसी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ही विनियोग कर देते हैं, अर्थात इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यह जो एक संभावित आय लोगों को प्राप्त हो सकती थी वह आय अब लोगों को प्राप्त शेयर होल्डर्स हैं उस कंपनी के उनको प्राप्त नहीं होती है। इसलिए जो निगमों को जो अवितरित आय है तो उसको भी हम राष्ट्रीय आय से जो घटा देते हैं ताकि हमें व्यक्तिगत आय प्राप्त हो सके। इसके अलावा जो इसमें तीसरा जो इसका जो कंपोनेंट था वह सामाजिक सुरक्षा अंशदान था, जिसको कि हम सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते होंगे कि आप जानते हैं कि सामाजिक सुरक्षा हेतु जो कटौतियां प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड इत्यादि के रूप में लोगों की आय से की जाती है, तो यह भी आय जो होती है जो कि लोग अपने आप सुनते भी होंगे रियल लाइफ एग्जांपल में कि पेंशन जो सैलरीड क्लास होता है उनके पेंशन से कुछ पैसा, उनके सैलरी से कुछ पैसा पेंशन फंड में कटता है, प्रोविडेंट फंड इत्यादि में कटता है। तो यह जो पैसा है वह लोगों के द्वारा, यह जो आय है वह लोगों के द्वारा अर्निंग की जा रही है, उनके द्वारा जो वो आय अर्न की जा रही है। लेकिन क्योंकि इसमें सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन के कारण वह जो राशि है या जो आय है उनके पास उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए जो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है उसको भी हम राष्ट्रीय आय में घटा देते हैं। और जो सबसे अंत में जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो पेंशन और बेरोजगारी भत्ते इत्यादि के रूप में लोगों को जो ट्रांसफ़र पेमेंट प्राप्त होता है, अर्थात यह ऐसी आय है जिसके लिए जो लोगों के उत्पादन में योगदान के फलस्वरूप प्राप्त नहीं होती है बल्कि सरकार के माध्यम से लोगों को एक सहायता के रूप में मुहैया कराई जाती है। तो इस जो भुगतान है, यह जो आय है, इस आय को हम राष्ट्रीय आय में जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमें वैयक्तिक जो आय है अर्थात जो पर्सनल इनकम है
वह पर्सनल इनकम प्राप्त हो जाती है। तो अब हम आइए देखते हैं कि जो वैयक्तिक आय है उसका महत्व क्या है। तो वैयक्तिक आय की गणना करने के पीछे जो कारण होता है वह यह होता है कि हम जो लोगों की क्रय शक्ति है, जैसे व्यक्ति या परिवार जो हुए उनकी जो क्रय शक्ति है उसका अनुमान लगाने के लिए जो पर्सनल इनकम है उस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय का कितना भाग जो उत्पत्ति के विभिन्न साधन हैं उनके बीच कितना भाग वितरित हो रहा है उसका भी ज्ञान हमें पर्सनल इनकम के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। अब हम देखेंगे कि वैयक्तिक आय व राष्ट्रीय आय में अंतर क्या होता है, अर्थात जो पर्सनल इनकम है और प्राइवेट इनकम है उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो जो वैयक्तिक आय है, हमने पहले ही देखा कि जो वैयक्तिक आय है यह आय प्राप्ति से संबंधित एक अवधारणा है, जबकि जो राष्ट्रीय आय है वह आय सृजन से संबंधित अवधारणा है। और जो वैयक्तिक आय में हम अवितरित लाभ व निगम कर को शामिल नहीं करते, लेकिन राष्ट्रीय आय में अवितरित लाभ और निगम कर को शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो वैयक्तिक आय होती है उसमें साधन आय अर्थात जो फैक्टर इनकम है, जो उत्पादन के जो साधन है उनको जो प्राप्त होने वाली आय है, उसके साथ साथ जो ट्रांसफ़र पेमेंट है अर्थात हस्तांतरण भुगतान, उन दोनों को शामिल किया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय आय की गणना करते समय केवल और केवल साधन आय को ही शामिल किया जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि निजी आय व वैयक्तिक आय में अंतर क्या होता है, अर्थात जो प्राइवेट इनकम जिसके बारे में हमने सबसे पहले चर्चा की थी। तो प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम में क्या अंतर होता है। तो निजी आय की जब हम बात कर रहे थे हमने देखा था कि निजी आय जो सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय है तो उसको हम निजी आय कहते हैं, अर्थात जो सभी उपार्जित आय इसमें जो होती हैं वो सम्मिलित की जाती हैं। जबकि वैयक्तिक आय के अंतर्गत केवल वे ही भुगतान सम्मिलित किए जाते हैं जो कि व्यक्तियों को वास्तव में प्राप्त होते हैं।